हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 11 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और ये सेट 9 है। इसके पहले मैंने सेट 1 to 8 डिस्कस कर दिया है, तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। बहुत सारी वीडियोज आप लोगों को मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 का, वहाँ से मिल जाएगा, तो बहुत सारी वीडियोज को आप ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस एसएससी सीजीएल के ही जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखें। इसके साथ साथ आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे आप लोगों को फ़ायदा ही मिलने वाला है। क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखती हूँ, तो मैं ऐसा नोटिस करती हूँ कि एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, वो एसएससी के दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि एजेंसी तो सेम ही होती है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाली, तो ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसएससी के सभी एग्जाम्स के जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखें और उसके सारे फैक्ट्स को पढ़ें। इससे आप लोगों को आगे आने वाले एग्जाम्स से जरूर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं जीके जीएस के, वो सभी वीडियोज़ को देखें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो और एसएससी सीजीएल 2024 के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम्स करवाए गए थे वो सभी का एमसीक्यू मैं एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एसएससी सीजीएल 2024 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। और ये जो सीरीज चल रहा है पीवाईक्यू का, जिसमें मैं हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियोज में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस करती हूँ, डिटेल के साथ डिस्कस करती हूँ, ये चलता रहेगा। और क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों का अगस्त में ही होने वाला है, तो मैं सारे शिफ्ट को कवर कर दूँ ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ श्योर, लेकिन मैं ट्राई करूँगी मैक्सिमम शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को कवर करूँ, क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक है। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहां से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएँ। क्योंकि मैं पीडीएफ को बहुत मेहनत के साथ बनाती हूँ, ताकि आप आसानी से वहां से रिविजन कर पाएंगे, क्योंकि बिना रिविजन के आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप वीडियो को देखें और उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज करें, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज Who developed the theory of combustion as a chemical reaction with oxygen in the 18th century that excluded phlogiston theory? 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसने फ्लोजिस्टोन सिद्धांत को बाहर रखा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एंटोनी लेवोजियर ने। तो एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने, जो कि एक प्रोमिनेंट फ्रेंच केमिस्ट थे 18th सेंचुरी में, इन्होंने एक थ्योरी ऑफ कंबसन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ कंबसन में बताया कि कंबसन क्या होता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच में? बर्निंग सब्सटेंस और ऑक्सीजन गैस के बीच में। यानी कंबसन का प्रोसेस क्या होता है? तो बर्निंग सब्सटेंस, यानी सपोज ये वुड है और इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? कंबसन कहलाता है। और इन्होंने एक पहले से आया हुआ था फ्लोजिस्टोन थ्योरी, इसको रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज किया? क्योंकि इस थ्योरी में बताया गया था कि जो इस फ्लोजिस्टोन थ्योरी में बताया गया था कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है उसमें एक फ्लोजिस्टोन सब्सटेंस पाया जाता है और वहीं रिलीज होता है बर्निंग के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है, इसलिए एंटोनी लेवोजियर ने इस थ्योरी को रिफ्यूज कर दिया था। और लेवोजियर के वर्क ने ये भी बताया कि ऑक्सीजन जो होता है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है किसके लिए? कंबसन के लिए और रिस्पायरेशन के लिए। और रिस्पायरेशन क्या होता है? तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एक एसेंशियल एलिमेंट होता है रिस्पायरेशन के लिए और कंबसन के लिए। इसके बारे में बताया था एंटोनी लेवोजियर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू वी मीन बाई एलन्स रूल? एलन के नियम से हमारा क्या मतलब है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस।
तो इसके बारे में एलन्स रूल के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो एलन्स का रूल कब प्रपोज किया गया था? इसे प्रपोज किया गया था SF एलन के द्वारा 1877 में। और इन्होंने क्या बताया था? तो इनके प्रिंसिपल में ये बताया गया था कि कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? तो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं, उसे कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये बताया गया कि कोल्ड क्लाइमेट्स में जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनका जो लिम्स होता है, ईयर्स होता है और अपेंडेजेस होता है, उनका साइज क्या होता है? उनका साइज होता है शॉर्ट होता है। किसके कंपेयर में? वार्मर क्लाइमेट्स में रहने वाले वार्म ब्लडेड एनिमल्स के कंपेयर में। और ये किस लिए होता है? तो हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो इससे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोल्डर क्लाइमेट में क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हम लोगों का क्या होता है, समर में हो या फिर विंटर में हो, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसी भी एनवायरनमेंट में, या चाहे वो समर सीजन का हो, विंटर सीजन का हो, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, लेकिन जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे एनिमल्स का जो लिम्स होता है, लिम्स यानी जो फुट हो गया, हैंड हो गया, लेग्स हो गया, ये सभी को कहा जाता है लिम्स। और ईयर्स का साइज और अपेंडेजेस का साइज। अपेंडेजेस किसे बोलते हैं? तो मेन बॉडी पार्ट्स से जो अलग अलग बॉडी पार्ट निकला होता है उसे कहते हैं अपेंडेजेस। जैसे मेन बॉडी पार्ट से हैंड निकला होता है, लेग्स निकला होता है, तो वो सभी अपेंडेजेस में आते हैं। तो लिम्स का, ईयर्स का, अपेंडेजेस का साइज क्या होता है? शॉर्टर होता है। कहाँ पे? कोल्ड क्लाइमेट में। और ये क्यों होगा? तो ये इसीलिए होता है ताकि हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जैसे सपोज ये एक सरफेस एरिया है और ये एक बड़ा सा सरफेस एरिया है, तो हीट लॉस ज़्यादा किससे होगा? ये बड़े वाले सरफेस एरिया से होगा, और ये छोटे वाले सरफेस एरिया से हीट लॉस कम होगा। इसीलिए कोल्डर क्लाइमेट में क्या चाहिए कि हीट लॉस कम हो, ताकि जो एनिमल्स होंगे उन्हें उनका टेम्परेचर कम उन्हें इनका टेम्परेचर कम नहीं हो पाए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया को कम करने के लिए उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं उनका साइज कम होता है। ये बताया गया है किसके द्वारा? एलन्स के द्वारा। एलन्स रूल में बताया गया है। और इस तरह से एलन्स रूल में हाईलाइट किया गया है किसके बारे में? तो रिलेशनशिप बिटवीन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्वायरमेंट के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है कि किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ होता है किसी भी अलग अलग क्लाइमेट में एडेप्ट करने के लिए। तो इसके बारे में बताया गया है एलन्स रूल में। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो पोलर बियर्स होता है उसका जो लिम्स होता है वो स्टॉकी होता है, यानी शॉर्ट साइज के होते हैं, ईयर्स शॉर्ट होते हैं। और जो फॉक्सेस होते हैं वार्मर क्लाइमेट्स में उनका ईयर्स लॉन्ग होता है। तो वार्मर क्लाइमेट में क्या चाहिए? सरफेस एरिया ज़्यादा, ताकि हीट लॉस ज़्यादा हो सके। और कोल्डर क्लाइमेट में कैसा चाहिए? सरफेस एरिया कम चाहिए ताकि हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तो इसलिए इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग एनिमल्स के। और उसी तरह से हेयर्स जो होते हैं वो कोल्डर रीजन में जो होते हैं उनका फेसेस कैसा होता है? फरी होता है, ताकि उनका हीट लॉस कम हो सके। और इनका जो ईयर्स होता है वो शॉर्ट होता है बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए। तो इस तरह से एलन्स रूल में ये सभी चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद है इसके अपोजिट है एक रूल, बर्गमैन्स रूल। तो इसमें क्या बताया गया बर्गमैन्स रूल में? तो इसमें बताया गया कि किसी भी टैक्सोनॉमिक क्लैड में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन और स्पीसीज जो लार्जर साइज के होते हैं वो कोल्डर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, और जो पॉपुलेशन और स्पीसीज स्मॉलर साइज के होते हैं वो वार्मर रीजन में पाए जाते हैं। तो ये बर्गमैन्स रूल था जो कि अपोजिट है किसका? एलन्स रूल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following schemes enables a students mobility across higher education institutions? निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसमें होता क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जुलाई 2021 में। इसका एम ये था कि जो भी स्टूडेंट्स एकेडमिक मोबिलिटी करना चाहते हैं उन लोगों को फैसिलिटी देने के लिए इस स्कीम को लाया गया। यानी कि इस स्कीम के थ्रू किसी भी स्टूडेंट्स को अगर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मूव करना है, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में मूव करना है, तो उस चीज़ के लिए ये स्कीम जो है फ्रीडम देता है स्टूडेंट्स को कि वो आसानी से एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में मूव कर सके। और ये किस तरह से देता है, तो इसमें क्या होता है, ये एक डिजिटल सिस्टम होता है, डिजाइन किया गया है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी उनका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्रेडिट दिया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये किस तरह से होता है, क्रेडिट बैंक होता है जहाँ पे उनके सारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, एकेडमिक अचीवमेंट के अकॉर्डिंग उनके क्रेडिट को क्या किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, जमा किया जाता है और उन्हें जब ज़रूरत होती है तो वो जब उन्हें दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना होता है, एडमिशन लेना होता है, तो वो अपने क्रेडिट को यूज कर पाते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, और इसमें एक प्रॉफिट ये भी होता है कि सपोज कोई भी डिग्री है 4 इयर्स का, तो स्टूडेंट्स का अगर फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, ख़राब है, तो अगर वो ब्रेक लेना चाहते हैं बीच में, सपोज वो 2 इयर्स का 2 इयर्स क्लासेस कर लिए और इसके बीच में अब वो कुछ काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं ताकि कुछ वो पैसे कमा लें, तो उस समय वो ब्रेक भी ले सकते हैं और उसमें अपना फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक भी कर सकते हैं। और जब वो चाहेंगे कि फिर से एडमिशन ले लें उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में, तो वो फिर से वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह का भी बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को इस स्कीम के थ्रू। और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक यूनिक अपार आईडी दिया जाता है जिसमें क्या होता है कि हर स्टूडेंट्स का एक लाइफ लॉन्ग आइडेंटिफायर होता है जिसमें उनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स जमा किया जाता है। इस आईडी के थ्रू वो स्टूडेंट्स हैं जो अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हर स्टूडेंट्स को एक यूनिक अपार आईडी दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने के प्रक्रिया को प्रेरित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम लोग जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग फीचर को बोरो किया गया है अलग अलग कंट्रीज से, उसके बारे में देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले है, यहाँ से क्या क्या लिया गया, कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद है कनाडा, यहाँ से क्या क्या लिया गया, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, यहाँ से लिया गया DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद जापान से क्या लिया गया, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद है सोवियत यूनियन USSR, जिसे प्रेजेंट में अभी रसिया बोला जाता है, यहाँ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस यानी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो वर्ड है प्रीएम्बल में, वो कहाँ से लिया गया, रसिया से लिया गया। उसके बाद है UK यानी इंग्लैंड, यहाँ से लिया गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम। इसके साथ साथ रिट्स को भी UK से ही लिया गया और बाई कैमरलिज्म को भी। उसके बाद है US यानी अमेरिका, यहाँ से क्या क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है जर्मनी, यहाँ से लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। उसके बाद साउथ अफ्रीका, यहाँ से लिया गया प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और फ्रांस से क्या लिया गया,
रिपब्लिक लिया गया, और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, इस चीज को लिया गया फ्रांस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस? निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इज अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू अनएम्प्लॉयड or low income individuals or groups who otherwise would have no other access to financial services, ये से बोला जाता है माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस है क्या? तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है कि ये एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करता है? तो जो इंडिविजुअल्स, जिन लोगों का लो इनकम होता है और वैसे ग्रुप जिन्हें ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता, वैसे लोगों के लिए माइक्रो फाइनेंस को बनाया गया। ये इसमें क्या होता है कि इसमें उन लोगों को जिनका इनकम बिल्कुल लो है, उन लोगों को स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, सेविंग प्रोवाइड किया जाता है, और इंश्योरेंस का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरह से उन लोगों को एम्पावर किया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, स्टार्ट कर सके, अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सके और पॉवर्टी से, गरीबी से बच सके। माइक्रो फाइनेंस का एम क्या है? तो वैसे लोग जो कि फाइनेंशियल सिस्टम जो मेन स्ट्रीम है उससे बाहर जो लोग हैं, तो उन लोगों के बीच में जो गैप है, यानी जो रिच लोग हैं और जो लोग पुअर हैं, उन लोगों के बीच में जो गैप है उस चीज़ को ख़त्म करने की बात की गई है माइक्रो फाइनेंस में। इसका एम यही है, और ये मेनली कहाँ पे किया जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज में। तो माइक्रो फाइनेंस के फादर कौन है? मोहम्मद यूनिस हैं। इसका ईयर ऑफ लॉन्च क्या है? और माइक्रो फाइनेंस के अंडर ग्रामीण बैंक आता है। ये लॉन्च किया गया 1983 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉइल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा परिकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग डैश मोटी सोने की पन्नी का उपयोग किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1000 एटम्स थिक था। तो ये देख सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसका सेटअप है। यहाँ पे ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का। और अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है? तो हीलियम 2+ जो होता है उसे कहा जाता है अल्फा पार्टिकल्स। यानी अल्फा पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, और ये क्या है? गोल्ड फॉइल है। और यहाँ से इस सोर्स से क्या किया जा रहा है? अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया जाता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट चला जाता है, और कुछ है जो थोड़ा बेंड होता है कि थोड़े एंगल पे, और कुछ है जो बिल्कुल रिटर्न बैक हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑब्जर्व किया जाता है अल्फा पार्टिकल्स के मूवमेंट को। तो इससे क्या पता चलता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है कि कुछ जो क्या होता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रेट मूव करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट मूव करने का मतलब कुछ भी चार्ज वहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के पास अगर पॉजिटिव आता तो वो रिपल्सन होता, और नेगेटिव आता तो अट्रैक्शन होता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, स्ट्रेट चला जाता है अल्फा पार्टिकल्स। इसलिए इससे ये पता चल पाता है कि वहाँ पे जो एटम्स है, एटम्स के अंदर जो स्पेस है वो कुछ क्या है? एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है। उसके बाद क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। स्मॉल एंगल से इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि वहाँ पे क्या होगा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है कि रिपल्सन होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज, और कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वहाँ पे रिपल्सन होगा। तो इस तरह से डिफ्लेक्ट जब होता है अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से, उससे पता चल पाता है कि वहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस का। तो इस तरह से ये पता चल पाता है। उसके बाद है जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल बैकवर्ड मूव कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और टोटल मास है जो एटम्स का, वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे? सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो इस तरह से, और
रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था, लेकिन उसका लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया था। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के बाद इसका लोकेशन भी पता चल पाया। तो इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिला, तो इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो एटम्स है उसके अंदर एक टाइनी न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है कि सारे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और सारे मास वहाँ पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जैसे कि ये एटम है तो ये न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर ही पॉजिटिव चार्ज होगा और टोटल मास यहाँ पे पाया जाएगा। और इसके बाद जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो सेंटर पे तो पॉजिटिव चार्ज है और मास है टोटल, और उसके बाद क्या है, कुछ जो स्पेस है वो बिल्कुल एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है। तो बचा कहाँ पे, सिर्फ ऑर्बिट ही बचा। तो ऑर्बिट पे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन यहाँ पे बताया गया। तो इस तरह से इनके एक्सपेरिमेंट के बाद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का लोकेशन पता चल पाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इन मई 2022 देन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड डैश एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विनय कुमार सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ द कबड्डी टीम इन द फील्ड। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 7 प्लेयर्स होते हैं। तो अब हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसमें एक टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बैडमिंटन, इसमें सिंगल अगर होता है, सिंगल गेम होता है तो उसमें एक प्लेयर होते हैं, और डबल्स होता है तो 2 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स यानी स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 1, चेस में 1, क्रिकेट में 11, क्रिकेट में 3 और 6, फुटबॉल में 11, गोल्फ में इसमें फिक्स नहीं है। उसके बाद है हॉकी, इसमें 11 है, कबड्डी में 7, खो खो में 9, लैक्रोज में 10, नेटबॉल में 7, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में 15। उसके बाद है टेबल टेनिस में सिंगल में 1, डबल्स में 2, टेनिस में सिंगल में 1, डबल्स में 2, वॉलीबॉल में 6 और वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। In which state of India was the Neeru Meru program introduced for the construction of water and harvesting structure? भारत के किस राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मेरू कार्यक्रम शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में। तो नीरू मेरू जो है एक क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कहाँ पे बनाया गया, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे वाटर को सेव किया जाता है फर्दर यूज के लिए, आगे जब ज़रूरत हो, वाटर की कमी हो तो उस समय यूज करने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है, नीरू मेरू। राजस्थान में होता है खादिन्स, टंकाज, नादिज और पाल। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे कुल्स होता है। बिहार में अहिर और पैन होता है। तमिलनाडु में इरिज होता है, जिसे टैंक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लता मंगेशकर वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन द ईयर डैश। लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2001 में। तो ये जो क्वेश्चन है वो टॉपिक किससे है, भारत रत्न से। और इस टॉपिक को मैंने डिटेल में जब से स्टार्ट हुआ भारत रत्न 1954 से, तब से 2024 तक जितने भी अवार्ड्स दिए गए वो सभी को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो में इसे कवर किया, विथ ट्रिक्स में मैंने कवर किया है। वहाँ से आप लोग इजीली सभी ईयर्स के भारत रत्न के जो विनर हैं उनके नेम्स को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे आप मेरे चैनल पे इस वीडियो को एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, उस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन फरवरी 1922। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चौरी चौरा। तो इस क्वेश्चन को आप ईयर्स को देखते हुए भी कर सकते थे। 1922 में कौन सा हुआ था, चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, चौरी चौरा का हो जाएगा।
और जो यूनाइटेड प्रोविंस है वो अभी किस नाम से जाना जाता है, यूपी जो है उसे ही ब्रिटिश टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। तो अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स जो हुए मॉडर्न हिस्ट्री में उसके बारे में देखेंगे, उसके डेट्स को और लोकेशन को। सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे सिपौल में उठने भी बोलते थे, और ये कहाँ पे हुआ, मेरठ में, दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में। इसका ईयर्स कौन सा था, 1857। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया, बॉम्बे में, जिसे मुंबई बोला जाता है अभी के टाइम पे, और ये बनाया गया दिसंबर 28, 1885 में। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, ये बंगाल में हुआ, और ये कब हुआ, 1905 से लेकर 1911 तक हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग को बनाया गया, ये कहाँ पे, ढाका में बनाया गया, और ये कब हुआ, 1906 में। उसके बाद गदर मूवमेंट, ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ, यानी यूएसए में हुआ है, और ये कब हुआ, 1913 में हुआ। उसके बाद है होम रूल मूवमेंट, ये इंडिया में हुआ है, जिसे किसने लीड किया है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने लीड किया है। ये कब से कब तक हुआ, 1916 से लेकर 1918 तक हुआ है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में हुआ 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद गुजरात में हुआ 1918 में। उसके बाद है रॉलेट सत्याग्रह, इंडिया में हुआ, ये 1919 में हुआ है। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये इंडिया में हुआ, जिसको लीड किया गांधी जी ने, ये हुआ 1920 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये इंडिया में हुआ, और इसमें साल्ट सत्याग्रह हुआ और डांडी मार्च हुआ, ये 1930 से लेकर 1934 तक चला था। उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये इंडिया में हुआ 1940 में। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इंडिया में हुआ 1942 में। और इसके अलावा दो मूवमेंट जो ऑप्शन में दिया गया है, काकोरी मूवमेंट और चौरी चौरा मूवमेंट। तो काकोरी मूवमेंट ये इससे जाना जाता है किस नाम से, काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से, जो कि 1925 में हुआ। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में एक काकोरी नाम का विलेज था, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट, ये फरवरी 5, 1922 में हुआ। ये कहाँ पे हुआ, चौरी चौरा एक टाउन है यूनाइटेड प्रोविंस में, यानी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। द महानलोबिस मॉडल वॉज द बेसिस फॉर विच 5 ईयर प्लान। महानलोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सेकंड 5 ईयर प्लान्स का। तो अब हम लोग 1 से लेकर 4 तक के 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस डीप में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये कब से कब तक रहा, ये 1951 से लेकर 1956 तक रहा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किस चीज़ को एड्रेस कर रहा था, तो ये एग्रेरियन सेक्टर को एड्रेस कर रहा था, यानी एग्रेरियन सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पे ये फोकस था। और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गए डैम्स में और इरिगेशन में, और यहाँ पे भाखड़ा नागल डैम को बनाने में भी बहुत सारे पैसे खर्च किए गए। ये बेस्ड था हेरोड डॉमर मॉडल पे, और 1956 के एंड में यहाँ पे 5 IITs को बनाया गया, और इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 2.1%, और इसने अचीव किया 3.6%। तो ये जो ग्रोथ रेट का जो परसेंटेज है वो भी पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान, ये कब से कब तक रहा, 1956 से लेकर 1961 तक। और ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और पब्लिक सेक्टर पे। यहाँ पे जो लीडरशिप था वो पीसी महानलोबिस का था, और इसलिए इनके मॉडल पे ही बेस्ड था सेकंड 5 ईयर प्लान। इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 4.5%, और इसमें अचीव किया गया 4.27%। थर्ड 5 ईयर प्लान ये कब से कब तक रहा, 1961 से लेकर 1966 तक, और इसमें फोकस था एग्रीकल्चर पे और वीट का जो प्रोडक्शन था उसके इम्प्रूवमेंट में फोकस किया गया। इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ 2.4%। और इसका फेलुअर होने का कारण क्या था, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट बहुत कम अचीव किया गया, इसलिए ये क्या हुआ, ये 5 ईयर प्लान फेल हो गया। इसका फेल होने का कारण था, उस समय क्या हुआ था, साइनो इंडिया वॉर, चाइना इंडिया वॉर और इंडो पाक वॉर हुआ था, उसके कारण 5 ईयर प्लान फेल हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, प्लान हॉलीडे आया 1966 से लेकर 1969 तक के लिए। उसके बाद आया फोर्थ 5 ईयर प्लान
1969 से लेकर 1974 तक। और ये जो फोर्थ प्लान था उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। ये बेस्ड था गिरगिल फार्मूला पे और इसमें फोकस किया गया था सेल्फ रिलायंस पे। और इस टाइम पे 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। और इस समय क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिससे एग्रीकल्चर में भी बूस्ट देखने के लिए मिला। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6% और ग्रोथ अचीव कितना किया गया? 3.63%। अब हम लोग सारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, उसके पीरियड को और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम था 1951 से 56 और इसका ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, इसमें था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66, इसमें था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। उसके बाद है फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74, इसमें था सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन ग्रोथ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1979, इसमें था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85, इसमें था इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेवन 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक, इसमें था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 1997, इसमें था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद है नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002 तक, इसमें था रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। उसके बाद है 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007, इसमें था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है 11th 5 ईयर प्लान 2007 से लेकर 2012 तक, इसमें था ऑब्जेक्टिव ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और लास्ट था 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017 तक, इसमें था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर द बर्चन्स फाउंड? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में बर्चन पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर में। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले में बर्चन पाए जाते हैं उसे देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि बर्चन होता क्या है। तो इस तरह का जो लैंड फॉर्म्स होता है उसे बर्चन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सॉइल है उसका मूवमेंट विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सॉइल का मूवमेंट इस तरह से होता है, सैंड का मूवमेंट। और सैंड इस तरह से मूव करता है विंड के डायरेक्शन में, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनकर आता है, जिसे ही क्या कहते हैं? बर्चन्स बोलते हैं। तो ये बनता कहाँ कहाँ पे है राजस्थान में? तो ये बनता है जैसलमेर में और जोधपुर में। जोधपुर के कौन कौन से एरियाज में? फलोड़ी, जोधपुर और शेरगढ़ तहसील में बनता है। बाड़मेर में बनता है, बाड़मेर के वेस्टर्न पार्ट में बनता है और बीकानेर में बनता है। तो ये सभी प्लेसेस हैं जहाँ पे बर्चन्स बनता है राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following types of unemployment is found in India when people are employed or for a certain period of year in a tourist resorts and various tourism related activities in the mountain regions but are unemployed in off seasons? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जब लोग पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक रिसोर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं? तो ये सीजन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इसमें होता क्या है कि एक पार्टिकुलर सीजन में क्या होते हैं, लोग एम्प्लॉयड होते हैं और बाकी जो दूसरा सीजन जब स्टार्ट होता है तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये इसलिए इसे कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग जितने भी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिया है, जिससे कि आप जब PDF पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो टेम्पररी काम से बाहर हो जाते हैं जब वो क्या करते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं। तो सपोज एक जॉब A है और एक पर्सन है जो दूसरे जॉब में जाना चाहता है B जॉब में, क्योंकि इस जॉब में क्या है, इनकम ज़्यादा है, इसमें और भी सभी फैसिलिटी ज़्यादा हैं। तो ये A जो है, एक पर्सन है जो A जॉब से B में जाना चाहता है, तो इसके बीच में जो टाइम है जिसमें वो अनएम्प्लॉयड होगा, उस टाइम
उस टाइम को ही क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जब एक पर्सन है जो दूसरे जॉब में इंटर करना चाहता है, जॉब को स्विच करता है, चेंज करता है, तो उस टाइम के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, जो वर्कफोर्स होता है और जो स्किल होता है उसमें मिसमैच हो जाता है इसमें। यानी कि इसमें होता क्या है कि सपोज ये एक कंपनी है ए, इसमें लोग इसमें काम कर रहे थे, पहले से काम कर रहे थे। सपोज ये पर्सन है पी, ये काम कर रहा था ए में, लेकिन अब क्या हुआ, इस कंपनी में कुछ बदलाव आए, टेक्नोलॉजी आई, ये मॉडर्न हो गया थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन जो पी पर्सन है उसके पास तो स्किल पहले वाली ही है, तो ये क्या कर पाएगा, यहाँ पे ये जो ये कंपनी है वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके स्किल क्या है, इसमें जो स्किल है इस पर्सन में वो आउटडेटेड है, पुरानी है। तो इसीलिए ये पर्सन क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि जो इसका स्किल है वो मिसमैच हो गया, मैच नहीं कर रहा है, जो कंपनी में जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसका स्किल मैच नहीं कर रहा, तो ये अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो इसीलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर जब रिसेशन आता है तो उस टाइम पे जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि सपोज मार्केट में क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम हो गया, ये कंपनी बना रही थी ये प्रोडक्ट, उसका डिमांड कम हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, अब उस प्रोडक्ट को बनाना कम कर देगी। तो इसके कारण क्या होगा कि जो लेबर का ज़रूरत नीड हो रहा था, वो सपोज पहले 10 लोगों की नीड हो रही थी, तो अब क्या होगा 5 लोगों की नीड होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट कम बनना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी नीड नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है। तो जब कंपनी रिसेशन में जाती है उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है लोगों के बीच में उसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम में, एक साल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम में वो जॉब अवेलेबल होती है, जैसे कि टूरिज्म में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया। एक सीजन के अकॉर्डिंग लोग जॉब में रहते हैं, लेकिन जो वो सीजन ख़त्म हो जाता है, वो टूरिज्म का टाइम ख़त्म हो जाता है, एग्रीकल्चर का टाइम ख़त्म हो जाता है, लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपने स्वेच्छा से वो क्या कर देते हैं, जॉब को छोड़ देते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि वेज रेट को, अपने इनकम को बढ़ाएं, इसीलिए वो क्या कर देते हैं, जॉब को छोड़ देते हैं। तो उसे क्या करते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो काम करना चाहते हैं लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है, तो उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जितने लोग की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा उस काम में लोग लगे हुए होते हैं। सपोज एक काम है ए, इस काम को करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे 20 लोग लगे हुए हैं, तो काम तो यही होने वाला है, एक ही काम कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा 10 लोग जो लगे हुए हैं वो एक तरह से बेरोजगार ही हैं, लेकिन इसमें दिखता नहीं है। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो उसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई पर्सन अगर जॉबलेस होता है तो उसे कहते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो जितना उसके पास स्किल है, एजुकेशन एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहा। यानी कि उसका क्या है, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और स्किल्स जो है उसके अकॉर्डिंग वो उसका एफिशिएंसी है 10 काम करने की, लेकिन वो 5 ही काम को कर रहा है, तो इसे कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि सपोज कोई बीटेक किया हुआ पर्सन है, वो 10th लेवल का जॉब अगर कर रहा है, तो वो क्या हुआ, उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो वो जॉब तो छोटी हो गई, तो इसलिए वैसे लोगों को कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी एस्टेब्लिश्ड। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1954 में। अब हम लोग इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट डांस अकेडमीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं।
और वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुए हैं, कहाँ पे वो लोकेटेड हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस, ये न्यू दिल्ली में है, ये इस्टेब्लिश हुआ 1964 में। उसके बाद है नृत्याग्राम, ये कर्नाटका में है, ये से इस्टेब्लिश किया गया 1990 में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी, ये मणिपुर में इस्टेब्लिश किया गया, इम्फाल में, और ये बनाया गया कब, 1954 में। अब हम लोग कुछ क्लासिकल डांस जो रिसर्च सेंटर्स हैं इंडिया में, उसी के बारे में देखेंगे और उसके फाउंडर्स के नेम को देखेंगे। तो इसमें है नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, इसे फाउंड किया गया कनक रेले के द्वारा, जो कि एक मोहिनीअट्टम की डांसर है, और इन्होंने एक नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय भी मुंबई में इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद है सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस, जिसे फाउंड किया गया सोनल मानसिंह के द्वारा, जो कि एक गुरु हैं भरतनाट्यम और ओडिसी डांस की, और ये बनाया कहाँ गया, न्यू दिल्ली में। उसके बाद है कथक केंद्र, ये कथक विंग श्री राम भारतीय कला केंद्र का एक पार्ट है, कथक विंग है, और इसे बनाया गया किसके एफर्ट से, तो निर्मला जोशी, जो कि एक संगीत नाटक एकेडमी के फर्स्ट सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा ये बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। पौष मेला इज अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वेस्ट बंगाल में। तो अब हम लोग वेस्ट बंगाल के इम्पोर्टेंट मेजर फेस्टिवल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले दुर्गा पूजा, ये 10 डे का फेस्टिवल होता है, और इसमें 5 डेज जो होता है, लास्ट का सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, इसका इम्पोर्टेंस होता है। और इसमें गुड अच्छाई का विजय होता है बुराई के ऊपर, इसके लिए मनाया जाता है। उसके बाद है काली पूजा, उसके बाद सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये सभी हो गए। उसके बाद है डोल पूर्णिमा, जिसे होली बोलते हैं, इसमें ये वेस्ट बंगाल का डोल यात्रा होता है। उसके बाद भाई पोता, इसमें ये मनाया जाता है ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में बॉन्डिंग के लिए। उसके बाद है पौष मेला, ये कहाँ पे, शांति निकेतन में मनाया जाता है, एक बहुत लार्ज फेयर होता है, और कहाँ पे होता है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। ये शांति निकेतन के फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है पौष मेला। उसके बाद गंगा सागर मेला, ये जो फेयर होता है, ये सागर आइलैंड के पास लगाया जाता है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट गैदरिंग होता है हिंदू पिलग्रिम्स के लिए, किसके बाद, कुंभ मेला के बाद। तो इंडिया में सबसे बड़ा मेला होता है कुंभ मेला, उसके बाद होता है गंगा सागर मेला। उसके बाद है रास मेला, पोयला वैसाख, जो कि बंगाली न्यू ईयर होता है, और बसंती पूजा, चरक पूजा, ये सभी होते हैं। उसके बाद है नवन्ना, और नवन्ना जो होता है न्यू हार्वेस्ट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद है बेरा भसन फेस्टिवल। तो ये सभी फेस्टिवल्स हैं वेस्ट बंगाल के इम्पोर्टेंट। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो इसके भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के नेम को देखेंगे। वैसे फेस्टिवल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वहीं सारे फेस्टिवल को इंक्लूड की हूँ जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें है कुल्लू दशहरा, मिंजर फेयर, शिवरात्रि फेयर, लोसर, लोहरी, हालदा, फुलैच और समर फेस्टिवल, ये सभी फेस्टिवल्स हैं हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद है मध्य प्रदेश, यहाँ पे होता है द खजुराहो डांस फेस्टिवल, लोकरंग फेस्टिवल, भागोरिया हाट फेस्टिवल और उज्जैन कुंभ मेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स पीपल ऑफ दिल्ली यूज्ड टू राइट लेटर्स कंटेनिंग ए विजिट टू द सुल्तान, देयरफॉर इन ऑर्डर टू पनिश देम सुल्तान डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को गालियां देते हुए पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी स्थानांतरित करने का फैसला किया। तो ये सभी जो होता था वो उसके बारे में किसने लिखा था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इब्न बतूता ने लिखा था। तो इब्न बतूता ने अपने बुक, उनका जो बुक था रिहला, इसका मतलब होता है जर्नी और व्लॉग, उसमें इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लिखा, जिसमें उसने ट्रेवल किया था उसके बारे में लिखा। तो इसमें क्या क्या लिखा देख लेते हैं। तो इसमें इब्न बतूता ने लिखा था इंडियन सिटीज़ के बारे में, कि जो इंडियन सिटी है वो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी से भरे हुए हैं। जिन लोगों के पास स्किल है, रिसोर्स है, ड्राइव है, उन लोगों के लिए इंडिया के जो सिटी है उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये लिखा था। उसके बाद क्या लिखा था, जो सिटीज़ हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, और इसमें बहुत सारे
क्या है, सुख सुविधाएं हैं कंपेयर टू विलेज, ज़्यादा है, मतलब यानी कि विलेज के कंपेयर में सिटीज में ज़्यादा एमिनिटीज है, सुख सुविधाएं हैं, और ये डेंसली पॉपुलेटेड है सिटीज जो है। उसके बाद क्या लिखा, तो थर्ड पॉइंट है कि इंडियन जो मार्केट है वो क्या है, सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का सेंटर नहीं है, बल्कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेंटर है ये सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी। उसके बाद क्या लिखा, इमन बतूता ने डिस्क्राइब किया कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो बहुत प्रोस्पेरस है, यहाँ पे सॉइल जो है बिल्कुल फर्टाइल है, और यहाँ पे दोनों ही टाइप से इंटरनल और एक्सटर्नल जो ट्रेड है वो प्रोस्पेरस है, और इंडिया का ट्रेड बिल्कुल फल फूल रहा है। और पांचवा पॉइंट क्या है, तो इन्होंने लिखा कि जो इंडिया का जो पोस्टल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी इफिशियंट है बिल्कुल, और यहाँ पे 2 टाइप्स के पोस्टल सिस्टम थे, कौन कौन से, एक था जिसे बोलते थे उलूक और दावा बोलते थे। उसके बाद 6th पॉइंट में लिखा कि जो इंडिया में जो स्लैवरी सिस्टम चल रहा था, स्लैवरी का जो प्रैक्टिसेस चल रहा था बिल्कुल वहाँ उस टाइम पे क्या था, प्रिवेलेंट था, जो स्लेव्स थे वो खरीदे और बेचे जाते थे, और यहाँ पे जो सुल्तान होता था वो सुल्तान जो है वो स्लेव्स को यूज करता था इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। उसके बाद जो स्लेव्स होते थे इसमें फीमेल स्लेव जो होती थी वो बिल्कुल क्रूशियल रोल प्ले करती थी, और स्लेव्स को अलग अलग रैंक दिया जाता था, और यहाँ पे जो स्लेव्स होते थे वो अलग अलग टाइप्स के होते थे, उनमें गैप भी देखा जाता था, एक होते थे ऑर्डिनरी स्लेव और एक होते थे कोर्ट स्लेव। तो ये सारी बातों को रिहेला बुक में इबन बतूता ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे विच आइडेंटिफाइज कांचीपुरम सारीज एज द चोजन प्रोडक्ट। 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए चुना गया, जो कांचीपुरम साड़ियों को चुने हुए उत्पाद के रूप में पहचानती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, with reference to Morley Minto reforms of 1909, consider the following statements। 1909 के मॉले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो स्टेटमेंट में क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ए बी सी करेक्ट है। तो ए में क्या है, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में क्या बताया गया कि इसे एक इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोला जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो ये करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है, बताया गया कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्ट्रेंथ था उसे इंक्रीज किया गया, ये भी करेक्ट है। और इसमें क्या बताया गया कि जो मुस्लिम जो थे उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया, ये भी करेक्ट है। तो अब हम लोग जितने भी एक्ट हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में देखेंगे कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट काम किए गए। सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसे खत्म कर दिया गया, इंड कर दिया गया। उसके बाद है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856, इसमें क्या किया गया कि विडोज का जो रीमैरिज था उसे लीगलाइज कर दिया गया। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस था उसे ट्रांसफर करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, और कंपनी का जो रूल था वो उसे एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे मॉलरे मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, और इसे ऑफिशियली इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोला जाता था। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक्सपेंड किया गया ताकि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा सके। उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता था। इसमें दयालती को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे, और इसमें 2 सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, डिवाइड कर दिया गया, एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व्ड, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट था उसे डिवाइड करके एक ट्रांसफर्ड बना दिया गया और एक रिजर्व्ड कैटेगरी बना दिया गया। इसके बाद यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929, इसमें जो चाइल्ड मैरिज था उसे रोका गया। और इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
इसमें क्या हुआ कि प्रोविंसेस के अंदर ऑटोनॉमी लाया गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में जो डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, उसे खत्म कर दिया गया और प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी को लाया गया। और इसमें 3 तरह के सब्जेक्ट को लॉन्च किया गया। इसमें फेडरल लिस्ट था जो सेंट्रल लेवल पे था, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस लेवल पे था, और कंकरेंट लिस्ट जो कि था दोनों लेवल पे, यानी सेंटर और प्रोविंस के लेवल पे। और यहाँ पे क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुआ, डायरकी एट सेंटर आया, यानी प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को खत्म करके सेंटर लेवल पे डायरकी लाया गया। उसके बाद बाई कैमरा लेजिस्लेचर बनाया गया, फेडरल कोर्ट बनाया गया, इंडियन काउंसिल बनाया गया, फ्रेंचाइज लाया गया और रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया जिसमें कि इंडिया को फ्री करने की बात की गई, ब्रिटिश रूल जो चल रहा था इंडिया में उसे खत्म करने की बात की गई, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन करने की बात की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। Which article of the Constitution of India deals with the conduct of business of the government of a state? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के व्यवसाय के संचालन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 166। तो यहाँ पे मैंने जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें से मैंने 49 आर्टिकल्स के लिस्ट को बनाया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में आर्टिकल 166 के बारे में पूछा गया था जिसमें कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके जो बिजनेसेस हैं उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 166 में। और हम लोग आगे और सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 इसमें है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 14 इसमें है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल नंबर 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Article number 19 protection of certain rights regarding freedom of speech etc. Article number 21 protection of life and personal liberty. Article number 21A right to elementary education. Article number 25 freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Article number 30 right of minorities to establish and administer educational institutions. Article number 32 remedies for enforcement of fundamental rights including writs. आर्टिकल नंबर 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। उसके बाद है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। आर्टिकल नंबर 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 years। आर्टिकल नंबर 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल नंबर 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल नंबर 72 powers of president to grant pardons, suspend, remit or commute sentences in certain cases. Article number 74 Council of Ministers to aid and advise the President. Article number 76 Attorney General of India. Article number 110 definition of money bills. Article number 112 annual financial statement यानी budgets. Article number 123 power of President to promulgate ordinances during recess of Parliament. Article number 148 Comptroller and Auditor General of India. Article number 155 appointment of the Governor. Article number 161 power of Governor to grant pardons etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Article number 163 Council of Ministers to aid and advise the Governor. Article number 165 Advocate General of the States. Article number 169 abolition or the creation of Legislative Council in the States. Article number 170 composition of Legislative Assembly in the States. उसके बाद है आर्टिकल नंबर 178 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 213 पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinances during recess of the state legislature. Article number 214 high courts for the states. Article number 217 appointment and the condition of the office of the judge of high court. Article number 226 power of high courts to issue certain writs. Article number 243b constitution of panchayats. आर्टिकल नंबर 243C कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो 243B में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत और 243C में है कंपोजिशन ऑफ पंचायत।
उसके बाद है आर्टिकल नंबर 243G, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। आर्टिकल नंबर 243K, इलेक्शन टू द पंचायत। आर्टिकल नंबर 280, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल नंबर 300A, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 315, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 320, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। आर्टिकल नंबर 324, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, यानी आर्टिकल नंबर 324 में है इलेक्शन कमीशन के बारे में। आर्टिकल नंबर 330, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल नंबर 352, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 356, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल है। प्रोविजंस इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 360, प्रोविजंस एज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आर्टिकल नंबर 368 है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। हरिप्रसाद चौरसिया, एन इंडियन फ्लूटिस्ट इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन, वॉज अवॉर्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2000। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में एक भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पद्म विभूषण से। अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन और सिंगर्स हैं जिन्होंने भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण को रिसीव किया, उन लोगों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत रत्न किन किन लोगों को मिला है? इसमें है सबसे पहले MS सुब्बालक्ष्मी, जिन्हें 1998 में भारत रत्न मिला। ये एक कार्नेटिक सिंगर थे। ये फर्स्ट म्यूजिशियन थे जिन्होंने भारत रत्न को रिसीव किया था। उसके बाद है रविशंकर, 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला, जो कि एक सितार प्लेयर थे। उसके बाद है लता मंगेशकर, इन्हें 2001 में अवार्ड मिला, प्लेबैक सिंगर थी ये। उसके बाद है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला, ये शहनाई प्लेयर थे। पंडित भीमसेन जोशी, 2009 में इन्हें मिला, ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। उसके बाद है भूपेन हजारिका, जिन्हें 2019 में भारत रत्न मिला, ये एक सिंगर, लिरिस्ट और फिल्म मेकर थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन हैं जिन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जाकिर हुसैन हैं। ये एक तबला प्लेयर थे। इन्हें पद्मश्री मिला 1988 ईस्वी में। संगीत नाटक अकेडमी मिला 1990 में। पद्म भूषण मिला 2002 में और पद्म विभूषण मिला 2023 में। उसके बाद है हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि एक डायरेक्टर, फ्लूटिस्ट और कंपोजर थे। इन्हें पद्म भूषण मिला 1992 ईस्वी में और पद्म विभूषण मिला 2000 ईस्वी में। उसके बाद है बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई प्लेयर थे, और इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला? तो पद्मश्री मिला 1961 ईस्वी में, पद्म भूषण मिला 1968 में, पद्म विभूषण मिला 1980 में और भारत रत्न मिला 2001 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ड्यूस, ऑप्शन नंबर 4। और रिमेनिंग जो वाइड बॉल, विकेट और नो बॉल है, जो क्रिकेट से रिलेटेड है। अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स हैं और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बास्केटबॉल, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है द एली ऊप, एयर बॉल, एसिस्ट, डंक, ब्रिक, शूटिंग गार्ड, फॉल, बैकबोर्ड, बंक, बैंक, कोर्ट, ड्रिबल, बॉलर, सेंटर, फास्ट ब्रेक, फ्री थ्रो, ब्लॉक, बास्केट, बॉक्स, बॉल हैंडलिंग। उसके बाद है पर क्रिकेट, इसमें क्या क्या होता है? क्रिकेट बैट, डक, अपील, बाउंड्री, एसेस, बॉल, विकेट, बेल, बाउंसर, ऑलराउंडर, बाई, सेंचुरी, इनिंग्स, आर्म बॉल, बॉल टेम्परिंग, बॉल, क्रीज, ऑल आउट, बैट्समैन, बॉलर, कॉट, फास्ट बॉलिंग, कट, नो बॉल, वाइड बॉल, एक्सेट्रा। उसके बाद वॉलीबॉल, इसमें होता है ब्लॉक, एस, डिक, बम्प, अटैक, किल, साइड आउट, असिस्ट, फ्लोटर, हिट, लेब्रो, अटैकर, बैक रो, अटैक, डिंक, फॉल, फ्री बॉल, जस्ट, जंप सर्व, पैनकेक, सर्व, सेंटर लाइन, डबल हिट, फुट फॉल्ट, फॉल आर्म्स पास। उसके बाद है फुटबॉल, इसमें होता है सेंटर, डिफेंडर, टैकल, ब्लीच, कॉर्नर किक, एक्स्ट्रा टाइम, गोलकीपर, लाइन ऑफ स्क्रीमेज, बॉल,
कॉर्नर बैक, डाउन, ड्रिबल, फील्ड गोल, गोल, ग्रिडियन, किक, पेनाल्टी, पिगस्किन, टीम, बैकफील्ड, पास, बैक। उसके बाद है टेनिस। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है एस, एड, ऑल, एले, अप्रोच, बैक कोर्ट, बैक हैंड, बेसलाइन, ड्यूस, ड्यूस कोर्ट। तो ऑप्शन में जो ड्यूस दिया गया था वो किससे रिलेटेड है? ये टेनिस से रिलेटेड है। डबल फॉल्ट, डबल्स, ड्रॉप शॉट, फॉल्ट, फुट फॉल्ट, फोरहैंड, ग्राउंड, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वॉली, लेट, लॉब, मैच, नो एड, नो मैंस लैंड, आउट, ओवरहेड, पॉच, पॉइंट, रैले, रिसीवर, सर्व, सर्वर, सर्विस, ब्रेक, सेट, स्लाइस, स्मैश, स्पिन, स्ट्रोक, टाई ब्रेक, टॉप स्पिन और वॉली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। वासुदेव वन हु इशूड coins in gold, dinars and quarter dinars and copper single denomination was a dash king। वासुदेव प्रथम जिसने सोने में दिनार और चौथाई दिनार और तांबे में एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी किए थे, एक डैश राजा थे था। तो ये किससे संबंध, कौन से राजा थे, कौन से एम्पायर से थे? ये कुषाण वंश से रिलेटेड थे वासुदेव वन। तो हम लोग कुषाण वंश के जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनके नेम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले कुजुला कड़फाइसेस, ये फाउंडर थे कुषाण डायनेस्टी के। उसके बाद भीमा कड़फाइसेस, उसके बाद है कनिष्का वन जो कि एक ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर थे और इन्होंने क्या क्या एम्पायर को, कुषाण एम्पायर को एक्सपैंड किया और बुद्धिज्म को प्रमोट किया। उसके बाद है हुइस्का, उसके बाद है वासुदेव वन जो कि एक लास्ट ग्रेट कुषाण किंग थे और इनके बाद आए बसिखा और कनिष्का टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोट लीव्स? एक बीजपत्री की पत्तियों में संवहनीय बंडल के समान आकार का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पैरेलल वेनेशन। तो अब हम लोग जो प्लांट किंगडम है उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो प्लांट किंगडम को सबसे पहले डिवाइड किया गया क्रिप्टोगेम्स में और फेनेरोगेम्स में। तो क्रिप्टोगेम्स में क्या होता है, इसमें सीड्स नहीं होता और फेनेरोगेम्स में क्या होता है, सीड्स होता है इसमें। अब जो क्रिप्टो गेम्स है उसे फिर फर्दर डिवाइड किया गया थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। और फेनोरो गेम्स है जिसे डिवाइड किया गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये फ्लावरिंग नहीं होता है, इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं और एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया है डाइकोट में और मोनोकोट में। तो डाइकोट मोनोकोट क्या होता है, तो मोनोकोट जो होते हैं उसमें सीड्स में देखते होंगे कि किसी किसी में सिंगल कोटिलोडोन होता है और किसी किसी में क्या होता है, इस तरह से सीड्स क्या होते हैं डबल कोटिलोडोन से बने होते हैं। जैसे कि जो चना होता है उसमें जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, उसमें डबल इस तरह से खुल कर आते हैं तो उसे ही कहा जाता है कोटिलीडोन। और उसमें क्या होता है, डबल कोटिलीडोन होते हैं। डबल वाले को कहा जाता है डाइकोट और सिंगल वाले को कहा जाता है मोनोकोट। तो जो वेस्कुलर बंडल जो होता है प्लांट के अंदर, जो वेस्कुलर बंडल होता है वो क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट होता है जिसमें कि अलग अलग टाइप के स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम होता है क्या, वाटर को कंडक्ट करना। प्लांट में हर सारे पार्ट में क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। और फ्लोएम का काम क्या होता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट को प्लांट के सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना। अब जो मोनोकोट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है पैरेलल वेनेशन होता है। यानी कि जो मोनोकोट प्लांट होंगे जिसमें कि सीड्स में सिंगल कोटिलीडोन होते हैं, तो वैसे प्लांट में क्या होता है कि जो लिव्स होता है उसके अंदर जो वेन्स होते हैं वो कैसा होते हैं, वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। यानी सपोज ये लिव्स है तो इसमें जो ये बीच वाले को मिडरिप बोलते हैं और इसमें जो वेन्स होते हैं वो एक दूसरे से इस तरह से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो ऐसे वाले जो लीव्स होते हैं किसमें होते हैं, मोनोकोट में। तो मोनोकोट में कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, ये पैरेलल हो गया। और जो डाइकोट होता है उसमें जो लीव्स होते हैं ये डाइकोट है। तो डाइकोट में जो लीव्स होते हैं उसके अंदर जो वेन्स होता है वो क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है।
तो इसमें जो वेन्स होगा वो किस तरह से होगा, ये मिडजिप हो गया, और इसमें जो वेन्स होगा इस तरह से नेटवर्क बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है रेटिकुलेट वाइनेशन। तो डाइकोट में कैसा होता है, रेटिकुलेट वाइनेशन, और मोनोकोट में कैसा होता है, उसके लिप्स में कैसा वाइनेशन होता है, पैरेलल वाइनेशन होता है। इस चीज को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर विच हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा जिसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें इसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग, यानी कि साउंड के लिए क्या करना है, उसका टाइम को कैलकुलेट करना है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। अब इसमें डिस्टेंस तो दिया गया है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया गया है। तो वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू म्यू लेमडा, जिसमें म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, और ये क्या होता है, लेमडा होता है वेवलेंथ। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 5 किलोहर्ट्ज। तो 5 किलोहर्ट्ज हो गया, और इंटू वेवलेंथ कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखना है कि किस किस यूनिट में दिया गया है, सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लोग टाइम वाले फॉर्मूला में क्या करेंगे, सभी को पुट कर देंगे। तो t इक्वल टू इस वाले जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है t इक्वल टू s/v डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उसमें 1.5 तो किलोमीटर हो गया, और नीचे में जो v है उसके प्लेस पे ये जो v का वैल्यू है ये उसे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1.5 किलोमीटर अपॉन कितना था, 5 किलो हर्ज इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये सारे ऐसा यूनिट में नहीं है, तो ऐसा यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे किलो, ये दोनों क्या है, ऊपर में किलो में है और नीचे भी किलो में है, तो किलो किलो कैंसिल कर देंगे तो ये ऐसा यूनिट में आ जाएगा। तो 1.5 मीटर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 हर्ज, और इंटू ये क्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसे क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 सेकेंड। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने सेट 9 के जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो मैं फिर से बोलती हूँ कि आप ऐसे सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि बस सीजीएल के क्वेश्चंस को देखें, आप मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं सभी जीके जीएस को देखें, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को श्योर फायदा देखने के लिए मिलेगा आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।